यूनिवर्सल लॉ मीन्स पूरी यूनिवर्स में वो लॉ जो पूरे यूनिवर्स में वैलिड हो। आप कहीं चले जाओगे यूनिवर्स में, हर जगह ये वैलिड होगी, मीन्स डिस्प्रूव आप नहीं कर पाओगे। इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल लॉ, एंड दिस लॉ इज फॉर व्हाट? ग्रेविटेशन। दैट इज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ये लॉ दी। उन्होंने कैसे, क्या है ये लॉ, पढ़ लेते हैं। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज एन ऑब्जेक्ट ए whose mass is m and another object b whose mass is कैपिटल m से डिनोट करते हैं, then if d is the distance between these two bodies, और वो डिस्टेंस क्या है? इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल d। सो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, and the force will be FAB, force acting on A due to B. Similarly, I can write force acting on B due to A, and this force will be towards each other. और किस लाइन पे होंगे? जो सेंटर लाइन इन दोनों को टच करेगी उसी लाइन के पैरेलल होंगे, एग्जैक्टली उसी लाइन पे आएंगे। दैट मीन्स ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींचा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, इसका मास है m, इसका नाम है कैपिटल M। अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक बॉडी दूसरे बॉडी को एग्जैक्टली सेम फोर्स से खींचती है। वी कैन से एफ ए पी इज इक्वल टू एफ बी ए, और लेट्स नेम इट एज एफ। सो लेट्स रिप्लेस ए बी एंड बी ए विद एफ। So now the diagram is very simple. Now as per law of gravitational or universal law of gravitation, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होता है इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m एंड m। स्मॉल m और बड़े m दोनों के प्रोडक्ट का मासेस होता है। सो वी रीड इज लाइक दिस, force is directly proportional to product of two masses, or you can say F is directly proportional to m into m। It also says कि फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस टाइप का? अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्सिव नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डिस्टेंस, दो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, बिल्कुल सेंटर सेंटर का डिस्टेंस जो डी है उसके इनवर्स का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स इज, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वी रेड और वी रीड इट लाइक दिस कि फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या कंडीशन हमारी दो हो गई कि ये फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को यदि मर्ज कर दूं तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन दिया हुआ है इसको जब हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू इंटू जी प्लस एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। एंड जी क्या है? इज अ कांस्टेंट। जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू और एक कोई भी कांस्टेंट, इसका नाम हमने दे दिया जी, एंड दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ के साथ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ है, इसका नाम बोल दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल लॉ के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं जी। नाम क्लियर? तो इस जी को कैसे निकाल सकते हैं हम? तो जी यदि यहाँ है तो इसको ऊपर ले जाओ, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम एन लिख सकते हैं। जी की यदि वैल्यू निकालनी है तो फोर्स की यूनिट हमको मालूम है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, ये मास है ना के जी इंटू के जी। तो फाइनल यूनिट जी की हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के जी ऊपर चले के जी माइनस टू। तो दिस इज द यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी ये यूनिट होती है। तो यूनिट निकालना सीखे, कोई पूछे जी की यूनिट क्या होती है, बट इसकी वैल्यू कितनी होती है? इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है? क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, क्या है? नो। इसकी वैल्यू होती है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ये इंग्लिश केमिस्ट है, फिजिसिस्ट है। सो इन्होंने ही जो है अर्थ का मास निकाला था बहुत सिंपल तरीके से, राइट। और इन्होंने ही इस यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बताई। और कितनी वैल्यू बताई? सो इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11। यूनिट आपको मालूम है हमने कैसे निकाली भाई, तो ये यूनिट। तो आपको ये जी की वैल्यू हमेशा याद रखनी होगी, अदरवाइज बहुत बार क्वेश्चंस में आपको जी की वैल्यू दी होगी। क्या वैल्यू हुई? 6.673 इंटू 10⁻11। तो जी की वैल्यू आपको मालूम है, दो मासेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस का मालूम है,
देन वी कैन कैलकुलेट कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। इफ समवन आस्क यू कि हम दो फ्रेंड हैं, जब हम पास पास खड़े होते हैं तो क्या हमारे बीच में भी एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलता है? यस, लगता है। पर वो हमको मालूम क्यों नहीं चलता है? वो मालूम इसलिए नहीं चलता है कि इफ़ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी, जी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -11, 10 की पावर माइनस में है 11 है। यदि नीचे लिया होगा तो 10 की पावर 11, राइट। और आपके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो है माइनस के नीचे इतनी बड़ी यूनिट है कि ओवरऑल फोर्स की यूनिट क्या होती है? बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपके मास इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। 1 kg 2 kg कुछ नहीं है। दूसरा, आप अर्थ पे खड़े हुए तो दोनों के पैरों के बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन लग रहा है। इस फ्रिक्शन में आप फ्री तो होनी, स्पेस में तो होनी कि दोनों एक दूसरे को जरा सा फोर्स में आ जाओगे पास में। प्लस आपकी बॉडी क्या होती है? चार्ज होती है, एंड यू हैव रिपल्सिव फोर्स। जब चार्ज होते हैं तो वो चार्ज भी एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स होता है इनके बीच में। दैट मीन्स एक तो रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया, और बेचारे ये जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वेरी वेरी लेस, एंड इट इज सो लेस कि आपको कभी फील ही नहीं होगा। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो यदि आपको फोर्स एक निकालना है कि आपको जो फील होने लगे, उसके लिए आपको बड़े बड़े मास चाहिए। मास मतलब मून चाहिए, अर्थ चाहिए, प्लैनेट चाहिए। अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट। कैलकुलेट कर पाओगे फिगर में, फील नहीं कर पाओगे। क्लियर? गुड।